आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी।
राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू?
लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। खंडर टूटने से गांव वालों ने राहत की सांस ली और अघोरा विजयी मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे कदमों से वहां से चला गया। लेकिन गांव वाले और अघोरा ये नहीं समझ पाए थे कि कालो का अंत करना इतना आसान नहीं था। अघोरा उस गांव से थोड़ी ही दूर रह गया था कि तभी मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया। बहुत तेज भयंकर तूफान के साथ बारिश होने लगी और एक दिल दहला देने वाली हंसी जंगल में गूंजने लगी। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। अघोरा चीख कर बोला, कौन है तू? सामने आ। तभी जमीन फटी और उस जमीन के अंदर से कालो धुएं के रूप में बाहर निकलकर सामने आ गई और एक भयानक रूप में परिवर्तित होकर लाल आंखों से अघोरा को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? तू वापस कैसे आ सकती है? ये नामुमकिन है। कुछ देर पहले मैंने तुझे जलाकर राख कर दिया था। तुझे क्या लगता है अघोरा कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। तू कहना क्या चाहती है? तू अपनी ही बात को भूल गया अघोरा और बहुत बड़ी भूल कर बैठा। कौन सी भूल? और मैंने तेरा कौन सा काम आसान कर दिया है? बरसों पहले क्रांतिकारियों ने मुझे मेरे ही किले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। बेवकूफ अघोरा, तब से मेरी आत्मा किले के आसपास के एक दायरे में ही बंधी हुई थी। तूने किले को तोड़कर मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अघोरा जो बेहद निडर था, आज उसकी आंख में पहली बार खौफ के साए लहराने लगे। उसने कपाती हुई आवाज में कालो की ओर देखकर कहा, ये असंभव है। कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ? घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तू अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देखेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही तेरी सजा है। इतना कहकर कालो धुआं बनकर गायब हो गई। कालो के गायब होते ही अघोरा का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर गांव वाले अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर सुकून की नींद सो रहे थे, मगर गांव के मुखिया की आंखों में नींद गायब थी। वो अपनी खिड़की से भयानक तूफानी बारिश को देख रहा था। सारे गांव में बिजली गायब थी। मुखिया के घर में एक लालटेन जल रही थी। आधी रात को मुखिया की पत्नी नंदिनी मुखिया से बोली, क्या बात है जी? अब तो गांव में सब कुछ सही हो गया है, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम सो जाओ नंदिनी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मुखिया ने ये बात कही ही थी कि तभी उसकी जल रही लालटेन तेज बारिश की हवा के झोंकों के साथ बुझ गई और उसके घर में अंधेरा छा गया और मुखिया के घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मुखिया और उसकी पत्नी नंदिनी की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें किसी 100 वाट के बल्ब की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम?
एक भारी आवाज मुखिया और उसकी पत्नी के कानों में टकराई। कालो, और तू मुझे अपना काल भी कह सकता है। इतना कहकर कालो अपनी भयानक शक्ल के साथ नंदिनी के ऊपर झपट पड़ी। देखते ही देखते कालो ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ ही सेकंड्स में वो नंदिनी की हड्डियां तक चबाकर खा गई। कालो ने नंदिनी को चीखने का भी मौका नहीं दिया। कालो एक भयानक हंसी हंसने लगी। और मुखिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। तेरी पीढ़ियों ने मेरा साथ दिया है मुखिया, चिंता मत कर, तुझे तेरी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर कालो हवा में उड़ती हुई जोर जोर हंसने लगी। कालो की भयानक हंसी से सारे गांव वालों की आंख खुल गई। सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर की ओर निकल गए। उन सब ने देखा कालो अपना भयानक चेहरा लिए हुए जमीन से 10 फीट ऊंची लाल लाल आंखों से उन सबको घूर रही थी। देखते ही देखते वो सब गांव वालों के ऊपर झपट पड़ी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगल की तरफ भागने लगे। कालो के हाथ में जो भी व्यक्ति आता, कालो उसकी हड्डियां तक चबा जाती। गांव वालों की चीख की गूंज अघोरा के कानों में भी सुनाई दे रही थी, मगर वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। तभी अघोरा के कान में उसकी गुरु की आवाज टकराई। अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने सामने खड़े हुए अपने गुरु को पाया। अघोरा को अब अपने शरीर में ताकत महसूस होने लगी थी। गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो बहुत दूर हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या में लीन हैं गुरुजी। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ अघोरा, लेकिन मत भूलो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी एक एक हरकत को देख सकता हूँ। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा था कि मैंने कालो को खत्म कर दिया है, लेकिन वो दोबारा वापस आ गई, बेहद शक्तिशाली बनकर। उसे रोकना होगा अघोरा। आज की रात अगर उसे नहीं रोका गया तो कुछ ही देर में वो सारे गांव वालों को मारकर पूरी मानवता पर कहर ढा देगी। मत भूलो, उसकी आत्मा शैतान के पास है। वो बेहद शक्तिशाली है। इस गांव का मुखिया गद्दार है। उसकी पीढ़ियां हमेशा से कालो की वफादार रही हैं। क्या उसे खत्म करने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी? हमारी समस्या मुखिया नहीं, कालो है, और कालो को कभी खत्म नहीं किया जा सकता अघोरा। उसे सिर्फ रोका जा सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं अपने ज्ञान के बलबूते ही ये बात तुमसे कह रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस कालो को मामूली समझ रहे थे, वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक डायन है, बहुत शक्तिशाली डायन। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्द उसे उसका पुराना सुंदर रूप मिल जाएगा और फिर से वो डायन मासूम और निर्दोष लोगों की बलि शैतान को चढ़ाएगी। मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का सारा प्रयोग कर लिया गुरुजी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने तुम्हें समय के उस पार देखने की विद्या सिखाई थी। मैं तुम्हें समय के उस पार भी भेज दूंगा, मगर याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर तुम उसमें विफल हो गए तो तुम हमेशा के लिए समय की भंवर में फंसकर रह जाओगे। इतना कहकर अघोरा के गुरु ने एक चांदी का धागा निकालकर अघोरा को पकड़ा दिया। इसका क्या करना है गुरुजी? मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें कुछ ही पलों में उस काल उस समय में भेज रहा हूँ, जिस समय कालों को दीवारों पर चुनवाया जा रहा था। जब तुम उस समय में पहुंच जाना तो बगैर देरी किए इस चांदी के धागे को कालों के गले में डाल देना। याद रखना, तुम क्रांतिकारियों को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन कालो तुम्हें देख सकेगी। कालो उस वक्त अपने सुंदर रूप में होगी। वो तुम्हें अपने आंसुओं के जरिए पिघलाने की कोशिश करेगी, मगर उसके सुंदरता देखकर तुम पिघल मत जाना। जैसे ही तुम ये धागा उसके गले में बांधोगे, अपने समय में लौट आओगे। कहकर गुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रोशनी की किरण चमकने लगी और उस रोशनी की किरण ने एक गोल आकार के द्वार का रूप ले लिया
जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपने आप को उस काल में पाया, उसी जगह पर पाया। उसने देखा एक सुंदर स्त्री को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था और बहुत से क्रांतिकारी हाथ में मशाले लिए हुए गुस्से से उस स्त्री की ओर देख रहे थे। अघोरा उस स्त्री के पास पहुंच गया। उसने देखा कालो की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो अघोरा से बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे बचा लो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अघोरा के दिमाग में कालो का भयानक चेहरा आ गया। अघोरा ने बगैर देरी किए वो धागा कालो की गर्दन में बांध दिया। अचानक अघोरा ने खुद को फिर से उसी जंगल में अपने समय में गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ पाया। अघोरा और उसके गुरुदेव चलते हुए गांव की ओर आ गए। कालो का खंडर कुछ समय पहले जो टूट कर गिरा था, अब वो खंडर वहां पर दोबारा बन गया था। कुछ गांव वालों की आधी खाई हुई लाशें वहां पर पड़ी थी। कालो अब दोबारा अपने खंडर में कैद हो चुकी थी और शैतान का पुजारी मुखिया गायब हो चुका था। निधि बेडरूम में बेड के पास औंधे मुंह पड़ी हुई थी। निधि को पड़ा देख तरुण तुरंत उसे उठाकर कार से अस्पताल की तरफ भागा। निधि को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर माधव बाहर आए। माधव जो पेशे से एक डॉक्टर और वरुण का सच्चा दोस्त था। अरे बेपरवाही की भी हद होती है तरुण। भाभी का 6वां महीना चल रहा है और तू उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर गया। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? तू अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? आंसुओं से भरे चेहरे के साथ तरुण और फूट फूट कर रोने लगा। बस बस, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अभी भाभी को ज्यादा केयर की जरूरत है। तुम्हारे भी बहुत बार आने को कहा, लेकिन मैं मना ही करता रहा। लेकिन अब नहीं, मैं अब निधि को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं और निधि गांव चले जाएंगे। वैसे भी माँ बता रही थी वहां भी कुछ ही दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है तरुण कि तुझे ऐसा ही करना चाहिए। तू भाभी को गांव छोड़ा। इधर निधि को होश आते ही तरुण ने बताया कि हम गांव चल रहे हैं। गांव का नाम लेते ही निधि चहक उठी। वो तो कब से कह रही थी कि गांव चलते हैं, लेकिन तरुण ही नहीं मान रहा था। वो शाम को ही चल पड़ा अपने पुश्तैनी गांव की ओर, काला डेरा। कार में बैठी निधि काला डेरा गांव का नाम यूट्यूब पर सर्च करके वीडियोस देखने लगी। जी हाँ, सच सुना है आपने। इस भूतहा वीरान खंडर के किस्से पुराने राजस्थान में मशहूर है। और देखिए यहाँ की सबसे डरावनी भूतहा और खौफनाक हवेली। अरे बस भी करो निधि, ये क्या देख रही हो यूट्यूब पर? भूतिया वीरान खंडर? कुछ नहीं तरुण, इससे लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। वैसे क्या तुम इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? शायद हाँ भी और ना भी। तरुण ने निधि की बात का जवाब दिया ही था कि अचानक उसकी कार के सामने एक पागल सा दिखने वाला भिखारी आकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। तरुण अपनी कार से बाहर निकला। अरे ये क्या बदतमीजी! अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता तो तुम गाड़ी के नीचे आ जाते। मैं पागल नहीं हूँ साहब, लेकिन लोग मुझे पागल समझते हैं। अंधेरा होने को है साहब, वापस लौट जाओ। आज अमावस की काली रात है। आज की रात वो जिंदा हो जाती है साहब। बकवास मत करो और रास्ते से हट जाओ। तुम वाकई पागल आदमी हो यार। अरे साहब, मुझे जिन जिन लोगों ने पागल समझा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बात मानो और लौट जाओ। तुम भी और लोगों की तरह मरोगे समझना। मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी साहब। इतना कहकर वो पागल भिखारी बड़ी फुर्ती से वहाँ से चला गया और तरुण दोबारा गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगा। कैसा अजीब आदमी था। मैं तो उसे देखकर बुरी तरह से डर गई थी। हाँ निधि, उस भिखारी ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। अच्छा तो ये बताओ, मैं कह रही थी कि क्या तुम इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें कहा तो था, शायद हाँ और शायद नहीं। कुछ कह नहीं सकता। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं। क्या हाँ हूँ हमेशा? लो, वो आ गया गांव। वो देखो बोट। अरे
बातों बातों में पता ही नहीं चला कि गांव कब आ गया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। वरुण ने कार सीधे घर के बाहर जाकर रोकी। माँ दरवाजे पर ही थी। जाते ही दोनों ने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, क्या तरुण, हम पहले ही कह रहे थे, आजा बहू को लेके। इस वक्त औरतों को देख रेख की जरूरत होती है। और एक रहस्यमयी मुस्कान निधि के उभरे पेट पर करते हुए उसे अंदर बुलाया। माँ बाबूजी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। और आस पड़ोस में भी काफी शांति है। वो खेत की रखवाली के वास्ते गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर तरुण की माँ रसोई में चली गई। तरुण को पूरा घर भी पहले से अलग दिख रहा था। नया रंग रोगन, नया सोफा और टीवी का होना तरुण को खटका, क्योंकि माँ और बाबूजी को ये सब पसंद नहीं था। तरुण ने माँ से पूछा, टीवी देखना कब से चालू कर दिया माँ? अरे जमाने के साथ चलने लगे हैं। तूने जो पैसा भेजा था उसी से मंगवाया है ये, किशन के छोरे से। अरे वो भी तो शहर में काम करे है। तरुण को कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद तरुण और निधि खाना खाकर सो गए। रात के 12 बज रहे थे। किसी ने तरुण निधि के कमरे का दरवाजा खोला। अचानक निधि को उसके पेट पर खुरदरा स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो लगा कि तरुण का हाथ होगा, लेकिन कुछ हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। सामने तरुण की माँ थी, लेकिन उनका आधा शरीर जला हुआ था। हाथ पर जलने के बाद जैसे फोड़े निकल आए हो वैसे हाथ हो गए थे। वो चीखी, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। निधि बेहोश हो गई और इन सब से तरुण अब तक अनजान था। सुबह हो गई। तरुण उठा तो देखा कि निधि अब तक सो रही थी। वो उसे उठाने लगा, मगर जैसे ही तरुण की माँ ने निधि को हाथ लगाया, निधि ने एक चीख के साथ उन्हें दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये क्या बदतमीजी है? माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ये आपकी माँ नहीं, कोई चुड़ैल है। रात को। निधि की बात काटते हुए तरुण गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसका फोन घनघनाया। बात करने के लिए तरुण गुस्से से बाहर निकल गया, लेकिन जब तरुण ने नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। अरे माँ तो अंदर है, तो मोबाइल पर ये कौन? तरुण ने कॉल उठाया। बेटा, अभी तक आए ही नहीं। कहाँ हो तुम दोनों? कहा था कि कल ही आ जाओगे और अभी तक नहीं आए। ये सुनते ही तरुण के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कमरे की ओर भागा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो औरत माँ के रूप में थी, वो अपने भयानक रूप में आ गई थी। लंबे लंबे नाखून और चमड़ी की जगह फोड़े जिनसे लहू बह रहे थे। रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। हमसे क्या चाहती हो तुम? निधि उसकी गिरफ्त में थी। देखते ही देखते सारा घर खंडहर में तब्दील हो गया। दीवारों पर रंग रोगन की जगह दीमकों ने ले ली। फर्नीचर, लाइट्स वगैरह सब गायब। उसने अपने नुकीले पंजे निधि के पेट में गाड़ दिए और निधि की गर्दन उखाड़ दी और कुछ ही क्षण में उसका खून पीकर उसका मांस खाने लगी। तरुण के कुछ करने से पहले उसने वही हाल तरुण का किया और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ सन्नाटा छा गया। अगले दिन उस खंडहर से कुछ दूरी पर 2 लाशें मिली, एक औरत और एक आदमी की। औरत का पेट फटा था और 6 महीने का भ्रूण गायब था और ये शव थे निधि और तरुण के। शवों की शिनाख्त कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। कोई सबूत नहीं छोड़ा। पिछले 6 महीनों में 8वां सेम टू सेम केस और थानेदार ने फाइल को उन 7 फाइलों के साथ रख दिया और एक पागल सा भिखारी चिल्ला रहा था, अरे नहीं छोड़ेगी साहब, वो वीरान खंडर की डायन है, किसी को नहीं छोड़ेगी, मरेंगे सब के सब। ये प्रोजेक्ट कल ही क्यों सबमिट करवाना है यार? कुछ दिन और दे देते तो आज हमें यहाँ रुकना नहीं पड़ता। मुंह बिगाड़ती हुई ऐना बोली और अपनी नोटबुक पर कोई आकृति बनाने लगी। निकोल कब से उसे और उसके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग को देख रही थी। 1 मिनट, देना तो तेरी नोटबुक। अचानक से निकोल ने ऐना की नोटबुक अपनी तरफ खींच ली
वाह एना, क्या बनाया है तूने? वाह यार, क्या बनाया तूने? ये खूंखार मानव भेड़िया जिसकी आंखें भी चमक रही हैं, बहुत ही गजब की ड्राइंग है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये इससे बाहर आ जाएगा। हाँ। तुम्हें पता है, ऐसे मानव भेड़िए हकीकत में होते हैं। मैंने सपनों में देखा है इन्हें। सपनों में? क्या है ना तू भी? कहती हुई निकोल हंसने लगी। साथ ही साथ बाकी सब भी हंसने लगे। तभी पास ही के रीडिंग रूम में एक भारतीय मूल का लड़का निकल कर आया, जो बहुत देर से इन सब की बातें सुन रहा था। उसका नाम राहुल था। वहां से उठा और बुक रैक की तरफ चल दिया और एक बुक जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पर वेयरवुल्फ लिखा था और एक खूंखार जानवर की तस्वीर थी, जो हूबहू एना की बनाई हुई ड्राइंग से मिल रही थी, अपने हाथों में लिए आया और आकर सबके सामने बैठ गया। गाइस, थोड़ी देर अपने प्रोजेक्ट को साइड में रखो। ये बुक मुझे मिल गई है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भेड़िया मानव एक मिथक जानवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि असल में एक इंसान होता है जो खुद को एक भेड़िए में बदल सकता है। यह बदलाव पूर्णिमा के चांद से होता है। कहते हुए राहुल सबको देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? वेयरवुल्फ तो अपना रूप अमावस्या को बदलते हैं ना, फिर पूर्णिमा को कैसे? एना आश्चर्य से बोली। नहीं है ना, गूगल पर कहीं भी सर्च कर ले, जो वेयरवुल्फ होगा उस पर चांद की रोशनी पड़ते ही उस आदमी के अंदर का खूंखार जानवर जाग जाता है। नहीं, मैं नहीं मानती। चांद की चांदनी तो सबको शीतलता प्रदान करती है, तो वो इंसान के अंदर के जानवर को कैसे जगा सकती है? एना ने अपना व्यू रखा। तभी निकोल बोलने को हुई, लेकिन राहुल ने उन्हें चुप करवा दिया और आगे पढ़ने लगा। चांद की चांदनी शांति का प्रतीक होती है और इससे उलट अमावस्या को शैतानी आत्माओं की शैतानियत अपनी चरम पर होती है। इस समय वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी इंसान को जानवरों में परिवर्तित कर अपना कार्य पूर्ण करवाती है। देखा, कहा था ना मैंने। चलो अब तुम आगे पढ़ो। कहा जाता है कि यदि कोई अमावस्या की काली अंधेरी रात में इस इंसानी खूंखार जानवर यानी वेयरवुल्फ का खूंखार सा चित्र बनाता है और उसे अमावस्या के रात के तीसरे पहर की हवा लग जाए, तो वो उसी रूप में उस ड्राइंग से बाहर आ जाता है। जैसे ही राहुल ने पढ़ा वैसे ही सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई। फिर राहुल ने आगे पढ़ना स्टार्ट किया। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से बचा जा सकता है। पढ़ते हुए अचानक ही बुक बंद कर दी। गाइस, मुझे कुछ काम याद आ गया जो मुझे आज ही करना है। कहते हुए बुक के साथ उठा और चलने लगा। तभी चार्ल्स ने वो बुक ले ली और पढ़ने लगा। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से ही बचा जा सकता है, और वो तरीका है चांदी की कटार। यदि सूर्य की पहली किरण के साथ ही उस वेयरवुल्फ पर उस चांदी की कटार से उसके ललाट के बीचों बीच वार किया जाए, तो ये उसी समय खत्म हो जाएगा। पढ़ते हुए चार्ल्स ने अपनी गर्दन ऊपर की और सबको देखा। सब एना को ही देख रहे थे। वहीं खड़ा राहुल सबको घूर रहा था। एना, तूने भी तो ड्राइंग बनाई है ना? और आज कहीं अमावस्या तो नहीं? एक स्टूडेंट एंथनी ने एना को देखते हुए कहा। तभी अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। गाइस, कोई बेबी रो रहा है। लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है। चलो ना चले। कहते हुए एना ने सबको अपने साथ लिया और बाहर जाने लगी। इस कॉलेज के एक तरफ बहुत बड़ा और गहरा जंगल था। वो आवाज वहीं से आ रही थी। रात के इसकी अमावस्या का तीसरा पहर लग चुका था। वो सब इस अंधेरी काली रात में धीरे धीरे जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन हुआ और खूंखार जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। चमगादड़ों और उल्लुओं के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। वो सब इस काले जंगल में अपना रास्ता भटक चुके थे। सबने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन कर रखी थी। डरते डरते सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी एना को कुछ ही दूरी पर लाल रक्तिम आंखें नजर आई। वो डरते हुए वहीं रुक गई। क्या हुआ है ना?
तू रुक क्यों गई अचानक? देख, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, वरना कभी भी हम जंगली जानवरों का भक्षण बन सकते हैं। ऐना को देखते हुए निकोल बोली। वो वहाँ। बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए ऐना कुछ ही दूरी पर लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोली। सब उस ओर देखने लगे। सबको वहां चमकती हुई सी दो आंखें दिखी जो रक्तिम लालिमा लिए हुए थी। सूखे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे खड़े क्या हो, भागो! लगता है आज रात अमावस्या का तीसरा पहर शुरू हो चुका है। कहते हुए चार्ल्स ने चिल्लाते हुए कहा और वहां से भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते वो सब वहां से भागने लगे। तभी अचानक ही उनके आगे एक बहुत बड़ी आकृति आ गई और उनका रास्ता रोक लिया। उनके सामने एक खूंखार वहशी दरिंदा खड़ा था जो आधा जानवर और आधा इंसान था। ठीक वैसा ही जैसा ऐना ने अपने सपने में देखकर वो ड्राइंग बनाई थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ड्राइंग जैसा। कहते हुए ऐना उस खूंखार जानवर को देखने लगी। ऐना, भाग जल्दी, और तुम सब भी जल्दी करो। कहती हुई निकोल ने ऐना का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ भागने लगी। भागते भागते अचानक ही उस खूंखार जानवर ने उनके एक दोस्त एडवर्ड को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर में बहुत भयानक चित्कार से वो पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन फिर भी वो सब आगे बढ़ते गए और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। चलते चलते वो सब थक चुके थे। थक हार कर वो सब एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए कि तभी निकोल के ऊपर कुछ गीला और चिपचिपा पदार्थ आकर गिर गया। ये क्या गिरा? गीला गीला, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो खून है। निकोल जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। वहां बैठे सब लोग खड़े हो गए और अपने फोन की फ्लैशलाइट से उस पेड़ की ओर देखने लगे। सब चिल्लाते हुए कुछ दूर हुए ही थे कि तभी एक लाश उनके सामने आ गई जिसकी आंतड़ियां बाहर आ रही थी और उसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। वो इसी ग्रुप का वही लड़का एडवर्ड था जिससे वेयरवुल्फ ले गया था। ऐना और निकोल दोनों दूर भागी। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से किसी और जगह चलना चाहिए। रोती हुई निकोल ने सबको दूसरी जगह जाने को बोला। वो सब आगे बढ़े ही थे कि एक बार फिर से वो वेयरवुल्फ उनके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक ही वो खूंखार उन सब पर झपट पड़ा। उसने चार्ल्स को उठाया और जोर से एक पेड़ पर दे मारा। उसे सर पर बहुत गहरी चोट आई जिससे वो वहीं पर गिर गया। देखते ही देखते उसने बाकी जनों को भी घायल कर दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए, रोते और घबराते हुए उन सब ने चार्ल्स को वहां से उठाया और वहां से भागे। अब तक वो अपने दोस्त साथियों को खो चुके थे। अचानक ही एक झटके में बिना टाइम गवाए हुए वो निकोल पर झपटा। अपने दोस्तों की हालत देखकर ऐना को बहुत गुस्सा आया। तभी उसको राहुल की किताब की बातें याद आने लगी। अचानक ही ऐना की नजर आसमान में गई। देखा तो पूरे आसमान में लालिमा फैली हुई थी। वो वेयरवुल्फ निकोल को देखते हुए लार टपका रहा था और देखते ही देखते उसने अपने नुकीले दांतों से उस पर वार करने ही वाला था कि ऐना ने अपने पास रखी हुई एक चांदी की कटार निकाली और सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही उस वेयरवुल्फ की ओर फेंक दी। एक भयंकर चित्कार उस पूरे जंगल में गूंज उठी और साथ ही साथ उस जंगल का काला घना अंधेरा सूर्य की रोशनी से छंटने लगा था। सब खुश होकर नाचने लगे कि वो मानव भेड़िया मारा गया। सब उस खूंखार को देखने लगे। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा और वो इंसानी रूप में आने लगा। जैसे ही वो इंसानी रूप में आया, सब एक साथ जोर से चिल्लाते हुए पीछे की ओर हट गए। राहुल, ये था वेयरवुल्फ। सबके मुंह पर एक ही सवाल था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। राकेश अपने 8 साल के बच्चे रिंकू को गोद में लिए हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी पारुल भी परेशान हाल में उसके साथ साथ चल रही थी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सब्र रखो बेटा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे,
तो वो सीधा इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, जहां इस समय डॉक्टर आकाश और डॉक्टर रविंद्र थे। अरे ऐसे कैसे बिना नॉक किए चले आ रहे हो? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप मेहरबानी करके देख लीजिए। ठीक है, इसको स्ट्रेचर पर लेटाओ। अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है, जल्दी से इसको आईसीयू लेकर चलो। दोनों उसको आईसीयू में लेकर चले गए और पारुल और राकेश बाहर ही रुककर इंतजार करने लगे। अबे इतना क्यों तड़प रहा है, बस शांत हो जा। उन्होंने रिंकू को एक इंजेक्शन दिया और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बेहोश हो गया। थोड़ा सा पेट दर्द था, बेफालतू में इतना झाए झाए कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे हमारा तो फायदा ही है, इसकी किडनी निकाल लेते हैं। निकाल तो लेंगे, लेकिन इसके माँ बाप से क्या कहेंगे? अरे कहना क्या है, कह देंगे कि इसको पेट में इन्फेक्शन था, उसी को निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। गांव के जाहिल लोग हैं, इन्हें तो जैसे चाहो बेवकूफ बना सकते हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ में ब्लेड उठाया और मोंटू के पेट पर रखा। तभी अचानक से लाइट चली गई। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अगले ही पल उसको महसूस हुआ कि बेड पर कुछ हलचल हो रही है और फिर अचानक से लाइट वापस आ गई। पता नहीं इसमें क्या हो गया था। ये बोलकर दोनों ने देखा कि रिंकू के जगह एक बहुत ही भयानक आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और रिंकू दूसरे बेड पर पहुंच चुका था। दोनों की आंखें खौफ से फटी रह गई। उनके हाथ से ब्लेड छूटकर जमीन पर गिर गया। उस भयानक आदमी ने आकाश का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने सर्जिकल ब्लेड उठाकर आकाश की आंख में गाड़ दिया। ये देखकर डॉक्टर रविंद्र चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाजे के सामने एक तकरीबन 8 साल की बहुत ही भयानक दिखने वाली एक बच्ची आकर खड़ी हो गई। उस बच्ची के हाथ में भी एक सर्जिकल ब्लेड था। उसने ब्लेड रविंद्र के पेट पर दे मारा। बाहर खड़े राकेश और पारुल को उनकी चीखें सुनाई दी और अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने दोनों डॉक्टर की लाशें पड़ी थी और रिंकू एकदम सही सलामत उनके सामने था। उन्होंने रिंकू को साथ लिया और फौरन अपने घर लौट गए। अगले दिन जब हॉस्पिटल खुला तो 2 डॉक्टर को मरा हुआ पाकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। उन दोनों डॉक्टर की लाशों के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर भाईजान लिखा हुआ था। ये नाम देखते ही डॉक्टर त्रिवेदी की आंखों में खौफ नजर आने लगा। उसने उसी टाइम डॉक्टर उमंग को कॉल लगाकर उनकी मौत की खबर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे हुआ ये सब? जब उनकी मौत हुई तब वो दोनों एक बच्चे के साथ में आईसीयू में थे। बच्चा बेहोश था, लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात है? उन दोनों की लाशों के पास एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर भाईजान लिखा हुआ है। क्या? ये नाम सुनते ही न जाने क्यों उमंग की भी हालत खराब हो गई। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बस अभी के अभी मेरे साथ चलो। अरे पर बात क्या है? ऐसे अचानक? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। डॉक्टर उमंग उसी टाइम अपने साथ अपने बेटे मोंटू और अपनी बीवी मालती को लेकर अपने घर से निकल गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन ड्राइवर कार को दिल्ली की जगह हॉस्पिटल वाले रास्ते पर ले जा रहा था। हे ड्राइवर, पागल हो गए हो क्या? ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सुनते ही ड्राइवर ने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा दी। ड्राइवर नहीं, तुम्हारा भाईजान। और फिर वो कार को बहुत तेज चलाने लगा। अगले कुछ ही मिनटों में कार हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। तीनों वहाँ से भागने के लिए कार से बाहर निकले, लेकिन तभी भाईजान का भूत उनके सामने आ गया और उनके बेटे मोंटू को तेजी से हॉस्पिटल के अंदर ले गया। मालती और उमंग भागे भागे अंदर पहुँचे तो वहाँ उनको कोई नजर नहीं आया। उन्होंने आईसीयू की लाइट जली हुई देखी तो उस तरफ भागे। डॉक्टर उमंग आईसीयू के अंदर घुस चुके थे, मालती अभी बाहर ही थी। तभी दरवाजा बंद हो गया
अब मालती को शीशे के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा था। अंदर उनका बेटा मोंटू स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और भाईजान हाथ में ब्लेड लिए हुए उसके पास खड़े थे। इस हॉस्पिटल में तूने आज तक ना जाने कितने मासूम बच्चों के दिल गुर्दे निकाल कर अमीर लोगों को बेचे हैं। अब तू अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का दिल निकलते हुए देखेगा। नहीं। बाहर मालती भी अपने बेटे को खतरे में देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने देखा कि आईसीयू वार्ड में एक खिड़की है जिसके जरिए वो अंदर जा सकती है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली और उस खिड़की के जरिए अंदर पहुंच गई। भाईजान मोंटू के सीने पर ब्लेड चलाने ही वाले थे कि तभी मालती ने उनके पैर पकड़ लिए। ये देखकर भाईजान ने अपना हाथ रोक लिया। मेरे बच्चे को मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। छोड़ दो उसे। मैं अपने हाथों से कभी भी एक बच्चे को नहीं मार सकता। मैं बस तुम्हारे पति को एहसास करवाना चाहता था कि जो कुछ वो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। ये कहकर भाईजान ने उस बच्ची की तरफ इशारा किया। उसको देखो, वो भी कभी तुम्हारे ही बच्चे की तरह जिंदा थी और प्यारी दिखा करती थी, और मैं भी कभी तुम लोगों की तरह इंसान हुआ करता था, और आज हम दोनों सिर्फ एक भटकती आत्मा बनकर रह गए हैं। पूछो इससे। उसकी बात सुनकर मालती ने उमंग की तरफ देखा। बताइए कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे की जान खतरे में है? ये आदमी हमारे हॉस्पिटल की वैन ड्राइव करता था। इसको सभी भाईजान कहते थे। इसका इस दुनिया में इसकी छोटी बहन चिंकी के अलावा कोई नहीं था। एक दिन ये चिंकी को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर आया। हमारे पास उस दिन किडनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई थी। हमने इसे कहा कि चिंकी की किडनी फेल हो गई है और इसे जल्दी ही दूसरी किडनी चाहिए होगी। इसने फौरन चिंकी को अपनी किडनी देने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमने भाईजान और चिंकी दोनों की किडनी निकाल ली और उसे उसी टाइम ब्लैक कर दिया। मैं इस हॉस्पिटल की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी और इनको इनके किए की सजा भी दिलवा कर रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। इतना कहकर भाईजान और उस बच्ची की आत्मा गायब हो गई। मालती उसी टाइम उमंग को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उमंग ने अपना सारा जुर्म कबूल किया। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया। अब डॉक्टर उमंग जेल में कैद था और अपने पैसे के बल पर जमानत की तैयारी में लगा था। रात में जब सभी जेलर्स सो रहे थे तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पलट कर देखा तो वहाँ भाईजान और छोटी बच्ची थे। एक आखिरी ऑपरेशन बाकी रह गया था। ये कहकर भाईजान और उस छोटी सी बच्ची ने डॉक्टर उमंग पर हमला कर दिया और चारों तरफ खून के छींटे फैल गए। उसकी एक आखिरी चीख जेल के अंदर गूंज कर रह गई।